अभी हमने एमीन की विरचन अभिक्रियाएं देखी, किस तरह से एमीनों को बनाया जाता है। कई बार परीक्षा में किसी अभिक्रिया को के बारे में सीधे ना पूछकर इस तरह से पूछा जाता है कि हम अमुक यौगिक से अमुक यौगिक किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए यदि दिया गया है कि हमें बेंजीन से एनिलीन किस तरह से प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो भिन्न भिन्न रिएक्शन हमने पढ़ी हैं उनका उपयोग करके हमको अपने प्रोडक्ट तक पहुँचना होता है। अब जैसे दिया हुआ है कि हमें बेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर बेंजीन लेंगे और हम जानते हैं कि ये जो हमने एमीन की प्रिपरेशन रिएक्शन देखी है उसमें हमने जाना है कि एमीन को नाइट्रोबेंजीन के अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यदि हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाए तो हम उसका अपचयन करके एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि नाइट्रोबेंजीन हमें बेंजीन के नाइट्रीकरण के द्वारा प्राप्त होगा, तो इसलिए सबसे पहले हम बेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे। और हम जानते हैं नाइट्रीकरण के लिए हमें नाइट्रीफाइंग मिक्सचर का उपयोग करना होता है, जिसमें हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड की क्रिया 60 डिग्री से कम तापमान पर बेंजीन के साथ कराते हैं, जिससे हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। और जब इस नाइट्रोबेंजीन की क्रिया हम किसी भी सक्रिय धातु तथा अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त हो जाती है और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अभी हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लोरोएथेन से प्रोपेनामीन किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो मूल हाइड्रोकार्बन है, क्लोरोएथेन में 2 कार्बन वाले मूल हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है, जबकि प्रोपेनामीन हमें 3 कार्बन वाले मूल हाइड्रोकार्बन को दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें एथेन में 1 कार्बन की बढ़ोतरी करनी होगी। और हम जानते हैं कि जो श्रृंखला का जो बढ़ोतरी जब हम करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर नाइट्राइल से क्रिया कराते हैं। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर मान लीजिए हमने लिया है क्लोरोएथेन, जिसका सूत्र होता है CH3CH2Cl, जब इसकी क्रिया हम अल्कोहलिक मीडियम में सोडियम साइनाइड से कराते हैं, ये सोडियम नाइट्राइल से कराते हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो साइनाइड है वह आसानी से क्लोरीन को वहाँ से रिप्लेस कर देता है और इस तरह से हमें प्रोपेन नाइट्राइल प्राप्त हो जाता है। अब बड़ी आसानी से हम इस प्रोपेन नाइट्राइल का रिडक्शन करके अपचयन करके किसी अच्छे अपचायक के द्वारा जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा अपचयन करके हम प्रोपेनामीन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए उसके आधार पर हमें वहाँ तक किस तरह से परिवर्तन करना होगा, उन सभी स्टेप्स को जोड़कर हम अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं। तो इसे हम कन्वर्शन रिएक्शन कहते हैं और ज़्यादातर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एमीनो के भौतिक एवं रासायनिक गुण। सबसे पहले जानेंगे एमीनो के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में सबसे पहली बात आती है भौतिक अवस्था की। तो यहाँ पर हम जानें कि जितने भी छोटे अणु वाले एमीन्स होते हैं वो ज़्यादातर गैसीय अवस्था में मिलते हैं और इनमें मछली की तरह गंध पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है इसमें ये जो मछली की तरह जो गंध होती है वो नहीं मिलती है। इसके अलावा हम देखें कि 3 से 8 कार्बन परमाणु वाले जो एमीन होते हैं वो हमें द्रवित अवस्था में मिलते हैं, जबकि 8 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एमीन हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि हम एमीनों के रंग की बात करें तो सामान्यतः एमीन रंगहीन होते हैं, लेकिन ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाने की वजह से रंगीन दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम देखें इनकी जल में विलीयता।
तो ज़्यादातर क्योंकि हम जानते हैं एमीन ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह भिन्न होती है, जिससे नाइट्रोजन पर हल्का नेगेटिव चार्ज होता है तथा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और चूंकि ये ध्रुवीय होते हैं इसलिए ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और इसीलिए जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनमें कार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है, यानी कि एल्किल मूलक की संख्या बढ़ती जाती है, और हम जानते हैं जो एल्किल मूलक होते हैं वो जल विरागी प्रवृत्ति के होते हैं, और इसीलिए जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है इनकी जल में विलेयता कम होती जाती है। इसके अलावा जो उच्चतर सदस्य होते हैं वह बिल्कुल जल में अविलेय होते हैं, लेकिन ये कार्बनिक विलायकों जैसे कि ईथर, बेंजीन या फिर अल्कोहल, इसमें ये आसानी से घुल जाते हैं। इसके बाद हम देखें कि इनमें यदि हम एमीनों की जल में विलेयता की अल्कोहल से तुलना करें तो ये अल्कोहल की तुलना में जल में कम विलेय होते हैं। इसके पीछे भी हम कारण जानते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं वो एमीन्स की तुलना में ज़्यादा ध्रुवीय होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये 3.5 होती है, जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। इसकी वजह से अल्कोहल ज़्यादा ध्रुवीय होते हैं और इसलिए अल्कोहल जल के अणुओं के साथ ज़्यादा मजबूत अंतर अणुविक हाइड्रोजन बंध बना पाते हैं और इसीलिए अल्कोहल एमीन की तुलना में ज़्यादा विलेय होते हैं। इसके बाद मान लीजिए दो कंपाउंड दिए गए हैं, ब्यूटेन 1 एमीन या फिर तथा ब्यूटेन 1 ऑल, तो दोनों की यदि तुलना करें तो देख के हम बता सकते हैं कि ब्यूटेन 1 ऑल जल में ज़्यादा विलेय होगा, क्योंकि यह ज़्यादा ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद हम देखें इनके क्वथनांक, तो क्वथनांक को भी हम यदि देखते हैं तो ये मूल हाइड्रोकार्बनों से इनके क्वथनांक अधिक होते हैं, लेकिन अल्कोहल की तुलना में इनके क्वथनांक कम होते हैं। यहाँ पर भी वही बात आती है, क्योंकि अल्कोहल अधिक ध्रुवीय प्रवृत्ति के होते हैं और इसीलिए ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बंध आपस में बनाते हैं और इस वजह से इनमें जो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है वो मजबूत होता है और इसलिए इनके क्वथनांक एमीन की तुलना में अधिक होते हैं। लेकिन जब हम एमीन्स की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों के क्वथनांकों की भी तुलना करते हैं तो यहाँ पर भी हमें भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखें कि जो प्राथमिक एमीन है, यदि आप इसकी संरचना देखें तो हम देखेंगे यहाँ पर RNH2, यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन हैं, जो कि यहाँ पर इसलिए हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए ये ज़्यादा 2 हाइड्रोजन उपलब्ध कराते हैं। जबकि यदि हम द्वितीयक एमीन देखें तो द्वितीयक एमीन में क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 एल्किल समूह हो जाते हैं और यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन बचता है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन बंध की संख्या में कमी आती है, जबकि तृतीयक एमीन में एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है और इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राथमिक एमीन में जिसमें कि 2 हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति है, जिसमें कि हाइड्रोजन उपलब्ध हैं, इसलिए इनमें हाइड्रोजन बंध अधिक होने की वजह से इनके क्वथनांक अधिक होते हैं, जबकि द्वितीयक एमीन के क्वथनांक उससे कम तथा तृतीयक एमीन के क्वथनांक सबसे कम होते हैं। इस तरह से हम इनके भौतिक गुणों की तुलना कर सकते हैं। आइए यदि हम यहाँ पर कुछ हाइड्रोकार्बन्स, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन एवं अल्कोहल जिनके अणुभार लगभग समान हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 73, 72, 74 के आसपास इनके आणविक द्रव्यमान हैं, तो समान आणविक द्रव्यमान वाले एमीन, हाइड्रोकार्बन तथा अल्कोहल के यदि क्वथनांक की तुलना करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुभार 72 है और इसका क्वथनांक सबसे कम यानी कि 300 केल्विन है, जबकि हम देखें कि जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन हैं जिनके आणविक द्रव्यमान क्रमशः 73 और 73 हैं, तो इनके क्वथनांक यहाँ पर जो नॉर्मल एमीन है, प्राथमिक एमीन है, इसका क्वथनांक 350.8 केल्विन है, द्वितीयक एमीन का यहाँ पर 300
229.3 केल्विन है, जबकि तृतीयक एमीन के क्वथनांक 310.1 केल्विन है। यानी कि प्राथमिक जो यहाँ पर एमीन है उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है, जबकि तृतीयक एमीन का क्वथनांक सबसे कम है। इसी तरह से हम देखें कि जो अंत में हम यहाँ पर है, यहाँ पर ब्यूटेनॉल, जिसका आणविक द्रव्यमान होता है 74 और इसका क्वथनांक है 319 केल्विन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के जो क्वथनांक होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। एमीनों के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन समान अणुभार वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उनसे अधिक होते हैं, जबकि अल्कोहल के क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं एमीनों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं या इनके रासायनिक गुण। सबसे पहले हम देखें कि एमीनों के रासायनिक गुण किन बातों पर निर्भर करते हैं। यदि हम एमीन की संरचना देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तथा साथ ही साथ यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ा होता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर पाया जाता है। यहाँ पर हम देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी अंतर होता है, जिससे एमीन अणु ध्रुवीय प्रकृति का होता है। दूसरी बात, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जिसे ये बड़ी आसानी से डोनेट कर सकता है, इसकी वजह से ये दोनों ही वजह से ये एमीन्स जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, क्योंकि इनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ये भी इनकी सक्रियता को प्रभावित करती है और इसीलिए हम आगे देखेंगे कि कई बार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसके अलावा हम देखें, चूंकि एमीन में लोन पेयर उपस्थित होता है नाइट्रोजन के ऊपर, इसलिए यह नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है। तो ये सारे गुण होने की वजह से एमीन काफ़ी सक्रिय यौगिक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमीनों के क्षारकीय गुण। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनमें लोन पेयर उपस्थित होता है और इसीलिए ये क्षारकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर इनके क्षारकीय गुण को इनकी हम खनिज अम्लों से क्रिया के द्वारा समझ सकते हैं। जब प्राथमिक एमीन या एरोमेटिक एमीन्स की क्रिया जब हम खनिज अम्लों जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड आदि के द्वारा करवाते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि जो खनिज अम्ल होते हैं, अम्ल का काम होता है प्रोटॉन देना। तो यहाँ पर जैसे हम प्राथमिक एमीन की क्रिया HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर जो HCl है वो उसमें H पर धनावेश होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। और इस तरह से जबकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और इस तरह से जो प्रोटॉन है H+ आयन है उसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए वह जाकर नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और इस तरह से हमें RNH3+ आयन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लोराइड आयन Cl- आयन है वह भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम एमीन लवण कहते हैं या यहाँ पर एमीन प्रतिस्थापी लवण इन्हें कहा जाता है। इसी तरह से यदि हम प्राथमिक एमीन एनिलीन लेते हैं, एरोमेटिक एमीन लेते हैं, तो वहाँ पर भी जब हम इसकी क्रिया HCl से कराते हैं तो वहाँ पर हमें C6H5NH3+ Cl- ये स्पीसीज मिलती है, साल्ट मिलता है और इसे हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। तो इस तरह से हम देखें कि एमीन खनिज अम्लों के साथ आसानी से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जो कि इनकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। साथ ही साथ इस प्रकार से जो एमीन लवण बनते हैं, जब इन एमीन लवण ये जल में विलय होते हैं और जब इनकी क्रिया किसी क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो ये अपने मूल एमीन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले RNH3+ Cl-, ये जो एमीन लवण है, जब इसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वह सोडियम के साथ निकलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। जो अतिरिक्त प्रोटॉन
अमोनियम NH3+ के रूप में अतिरिक्त प्रोटॉन होता है वो OH- के साथ जुड़कर जल बना लेता है और इस तरह से हमें RNH2 यानी कि जो पेरेंट एमीन था वह प्राप्त हो जाती है। और इस अभिक्रिया का बहुत बड़ा उपयोग है। इस अभिक्रिया का उपयोग हमें एमीन्स को जल में अविलेय भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों से पृथक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे भी हम जानते हैं कि जो एमीन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एमीन तथा अन्य कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जल में अविलेय होते हैं, इनका मिक्सचर हमें दे दिया गया है। तो पहले हम इसकी क्रिया खनिज अम्ल से कराते हैं जिससे कि एमीन अपने एमीन लवण में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि ये जो एमीन लवण है जल में विलय होंगे, इसलिए जो इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा उसमें हमें केवल एमीन के लवण प्राप्त होंगे, जबकि जो अन्य कार्बनिक कंपाउंड हैं वो जल में अविलय होने की वजह से पृथक हो जाएंगे। अब इस जो एमीन लवण का जलीय विलयन हमें प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया जब हम क्षार से कराएंगे तो हमें मूल एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से एमीनों को जल में अविलय कार्बनिक अन्य यौगिकों से पृथक करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एमीनों की खनिज अम्लों से क्रिया के द्वारा इनकी क्षारीय प्रवृत्ति प्रकट होती है। साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। एमीनों की क्षारीय प्रवृत्ति को हम इनके Kb वैल्यू या फिर pKb वैल्यू के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जब एमीन का जल अपघटन किया जाता है तो यहाँ पर RNH2 + H2O जल के साथ जब इसकी क्रिया होगी तो यहाँ पर RNH3+ आयन तथा OH- आयन बनेंगे। और जब इस अभिक्रिया पर हम द्रव्यानुपातीय क्रिया का नियम लगाते हैं तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा K = RNH2+ की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन इनटू OH- की मोलर कंसंट्रेशन बाय RNH2 की मोलर कंसंट्रेशन इनटू जल H2O की मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन हम जानते हैं कि जो जल की सांद्रता है वह ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं। और इस तरह से KH2O = हमें प्राप्त हो जाएगा RNH2 RNH3+ की कंसंट्रेशन इनटू OH- की कंसंट्रेशन बाय RNH2 की कंसंट्रेशन, या इसे हम लिख सकते हैं Kb = RNH3+ की कंसंट्रेशन इनटू OH- की कंसंट्रेशन बाय RNH2 की कंसंट्रेशन। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि इस Kb की वैल्यू, जो कांस्टेंट Kb है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो एमीन होगा वह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, यानी कि उसकी क्षारीय प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि जो pKb का मान होता है, pKb = होता है -log Kb के, यानी कि pKb की वैल्यू Kb की वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि pKb का मान जैसे जैसे बढ़ेगा एमीन की प्रबलता उतनी कम होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एमीन के लिए Kb का मान अधिक होना या फिर pKb का मान कम होना उसकी क्षारकीय प्रबलता को दर्शाता है। और इस तरह से हम देखें कि जब हम एमीन की अमोनिया के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एमीन अमोनिया के ही एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, तो जब हम अमोनिया से एमीन की क्षारकीय प्रबलता की तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो अमोनिया है उसके pKb का जो वैल्यू होता है वह 4.75 होता है, जबकि किसी भी अन्य प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन के लिए pKb की वैल्यू का जो मान होता है वह 3 से 4.22 के लगभग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनके pKb वैल्यू का मान अमोनिया के pKb वैल्यू के मान से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एल्किल समूहों के प्रेरणिक प्रभाव +I इफेक्ट की वजह से होता है। यदि हम इनकी संरचना देखें तो हम जानेंगे कि अमोनिया जिसमें कि NH3 है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जिससे यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। लेकिन यदि हम इससे
प्राथमिक एमीन देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन में अब 2 हाइड्रोजन हैं, जबकि वहाँ पर एक एल्किल समूह भी उपस्थित होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी क्षार की क्षारकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़े डोनेट कर सकता है या फिर वह कितनी आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो और कोई भी जो क्षारक होगा वो तब आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़े देगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो प्राथमिक एमीन में जब एक एल्किल समूह आ जाता है, और हम जानते हैं कि एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं, यानी कि वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को नाइट्रोजन की तरफ धकेल देते हैं, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और वो और अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़े दान कर सकता है। यानी कि एक एल्किल समूह आ जाने से अब एमीन की क्षारकता में वृद्धि हो जाती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि द्वितीयक एमीन में क्योंकि 2 एल्किल समूह आ गए हैं, इसलिए उसकी क्षारकता और अधिक हो जाएगी, जबकि तृतीयक एमीन में 3-3 एल्किल समूह होने की वजह से इनकी क्षारकता और अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से यदि हम प्लस आई इफेक्ट के प्रभाव को देखें तो प्राथमिक एमीन या अमोनिया की तुलना में तृतीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति के होंगे। लेकिन जब हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं या प्रायोगिक आंकड़े का निरीक्षण करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम मेथेनामीन को देखें, मेथेनामीन जो कि 1 डिग्री एमीन है, इसके लिए pKb का मान 3.38 होता है, जबकि यदि इसमें एक और मेथिल समूह आ जाए यानी कि N मेथिल मेथेनामीन, यदि हम इसको देखें जो कि 2 डिग्री एमीन है, इसके लिए pKb वैल्यू हो जाती है 3.27, जबकि यदि हम NN डाई मेथिल मेथेनामीन को लेखें जो कि 3 डिग्री एमीन है, इसके लिए pKb की वैल्यू होती है 4.22। तो आंकड़ों के से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो सबसे कम pKb वैल्यू है वह 2 डिग्री एमीन की है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होंगे यहाँ पर, जबकि 1 डिग्री एमीन सबसे उसके बाद कम क्षारीय होगा तथा 3 डिग्री एमीन उसकी क्षारकता सबसे कम होगी। लेकिन ये हम देख रहे हैं जब हम यहाँ पर जो एमीन के जो हाइड्रोजन है उनको मेथाइल समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट करते हैं। यदि हम यहाँ पर इथाइल समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि यदि हम एथेनामीन को लें तो एथेनामीन के लिए pKb वैल्यू होती है 3.29, और साथ ही साथ यहाँ पर N एथाइल एथेनामीन यदि हम लें तो उसकी pKb वैल्यू होती है 3.0, तथा यदि हम NN डाई एथाइल एथेनामीन लें तो वहाँ पर pKb वैल्यू होती है 3.25। तो यहाँ पर भी अब स्पष्ट है कि यहाँ पर 2 डिग्री एमीन की pKb वैल्यू सबसे कम है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति को होगा, और उसके बाद यहाँ पर 3 डिग्री एमीन एथिल एमीन के केस में हम देख रहे हैं कि 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री के बाद उससे कम क्षारीय होगा, जबकि प्राथमिक एमीन की क्षारकता सबसे कम होगी। पर इसी तरह से हम एरोमेटिक एमीन के क्षारकता की भी तुलना कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर बेंजीन एमीन लेते हैं, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह कार्य करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, और इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कम हो जाता है, जिससे इसकी क्षारकता कम हो जाती है, और इसीलिए बेंजीन एमीन के लिए pKb वैल्यू का मान बहुत ज़्यादा 9.38 होता है। दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर फेनिल मेथेनामीन लेते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एमीन से जो बेंजीन रिंग तो है लेकिन उससे एक कार्बन की दूरी पर है, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वो प्रतिस्थापित नहीं हो पाते हैं, और इसलिए इसकी क्षारकता अधिक होती है और इसके pKb वैल्यू का मान 4.70 होता है। दूसरी ओर यदि हम N मेथिल एनिलीन लें तो पुनः इसके pKb वैल्यू का मान काफ़ी ज़्यादा 9.30 है, जबकि NN डाई मेथिल एनिलीन ले तो वहाँ पर भी इसके pKb वैल्यू का मान हो जाता है 8.92।
क्योंकि यदि हम एन डाई मेथिल एनिलीन को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग तो है जो कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर दो मिथाइल समूह भी उपस्थित हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जोड़े को नाइट्रोजन की तरफ धकेल रहे हैं। तो इसलिए बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्वभाव है उसमें कमी आ जाती है और इस वजह से इसकी क्षारकता एन मेथिल एनिलीन की तुलना में थोड़ी सी बढ़ जाती है और इस तरह से इसके पीकेबी वैल्यू का मान हो जाता है 8.92। तो यहाँ पर हम देखें कि जब हम प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर एमिनो की क्षारकता की तुलना करते हैं, उसके जो प्रायोगिक मान होते हैं उसमें हमें कई बार विसंगतियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए यहाँ पर जब हम एमिनो की क्षारकता की बात करते हैं, उनकी क्षारीय प्रबलता की तुलना करते हैं, तो हम केवल प्रेरणिक प्रभाव एल्किल समूह के प्रेरणिक प्रभाव को ही न देखते हुए उसके जलयोजन प्रभाव तथा त्रिविम प्रभाव को भी ध्यान में रखते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एमीन की क्षारकता इसकी संरचना पर भी निर्भर करती है। एमीन की क्षारकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करेगा तथा प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात जो प्रतिस्थापित अमोनियम आयन बनेगा उसका स्थायित्व क्या होगा। यहाँ पर हम एल्केन एमीन तथा अमोनिया की क्षारकता की तुलना करें। यदि हम दोनों की संरचना देखें तो आप जानते हैं कि एमीन में एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और जब यह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है तब यह NH4+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर एल्किल एमीन की बात करें, यानी कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हों तथा एक एल्किल समूह जुड़ा हो और जब यह एल्किल एमीन यह प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो यह RNH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात तो ये कि जो नाइट्रोजन से जुड़ा एल्किल एमीन है वह नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है इसलिए यह नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ों को धकेलता है, जिससे इसकी प्रोटॉन ग्रहण करने की सरलता में या क्षमता में वृद्धि करता है। दूसरी ओर जब यह प्रतिस्थापित धनायन अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर वह नाइट्रोजन के ऊपर जो धन आवेश है उसको संतुलित करने का भी काम करता है, जिससे कि प्रतिस्थापित जो एल्किल एमीन होते हैं यहाँ पर जो प्रतिस्थापित अमोनियम आयन होंगे वो ज़्यादा स्थायी होते हैं और इसीलिए हम देखेंगे कि जैसे जैसे एमीन में एल्किल समूह की वृद्धि होती जाएगी, यानी कि ये प्राथमिक से द्वितीयक या तृतीयक में परिवर्तित होते जाएंगे क्योंकि इनमें एल्किल समूह की वृद्धि होती जाएगी, अतः इनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो सबसे अधिक क्षारीय प्रवृत्ति होगी वह तृतीयक एमीन की होगी, उसके से कम क्षारीय प्रवृत्ति द्वितीयक एमीन की तथा उससे कम क्षारीय प्रवृत्ति प्राथमिक एमीन की होगी। लेकिन तथा उससे भी कम जो अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति होगी वह सबसे कम होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो क्षारकता का क्रम है यह केवल गैसीय माध्यम में सही बैठता है, लेकिन जैसे कि हमने इसके पहले इनकी क्षारीयता के डाटा को देखा तो हमने जाना कि जलीय विलयन में इनकी जो क्षारीयता की जो प्रवृत्ति होती है या जो क्रम होता है उसमें हमें विसंगति देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखें कि जब ये जलीय विलयन में अमीन होते हैं तो उस समय केवल हम एल्किल समूहों के प्लस आई इफेक्ट के द्वारा ही इनकी क्षारकता का निर्धारण नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम इस एमीनों के जल योजन तथा साथ ही साथ इनके हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हैं और इनकी क्षारकता की तुलना करते हैं। यदि हम देखें कि विलायक योजन जब इनको जल में घोला जाता है तो चूंकि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं अतः यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाएंगे और स्थायित्व प्राप्त करेंगे।
तो इस तरह से हम देखें कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं, जो प्राथमिक एमीन से बने हुए जो प्रतिस्थापित अमोनियम आयन होंगे वो जिसमें कि 3-3 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ये 3-3 हाइड्रोजन बंध बनाएंगे और इसीलिए ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करेंगे। जबकि यदि द्वितीयक एमीन होंगे तो वहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन होंगे और इसी तरह से जो तृतीयक एमीन होंगे उसमें केवल 1 ही हाइड्रोजन होगा जो कि हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए उपलब्ध होगा और इसीलिए यहाँ पर तृतीयक एमीन का स्थायित्व सबसे कम होगा। और यही कारण है कि जलीय विलयन में यदि हम लें तो प्राथमिक एमीन की क्षारकता ज़्यादा होगी, द्वितीयक एमीन की उससे कम तथा तृतीयक एमीन की उससे कम होगी, जबकि अमोनिया की क्षारकता सबसे कम होगी। दूसरी ओर यदि हम देखें कि इनका जल योजन, इनकी संरचना यानी कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्किल समूह के आकार पर भी निर्भर करता है। यानी कि यदि एल्किल समूह से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एल्किल समूह छोटा है जैसे कि मिथाइल समूह, तो यहाँ पर इनकी क्षारकता का क्रम अलग होगा और यदि नाइट्रोजन से जुड़ा समूह बड़ा है जैसे कि एथाइल समूह या प्रोपाइल समूह है तो यहाँ पर इनकी क्षारकता का क्रम बदल जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है ये त्रिविम बाधा उत्पन्न करते हैं और इसीलिए हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति में बाधा डालते हैं, उसमें कमी लाते हैं, जिससे क्षार का ये जो एमीन्स की क्षारकता है या एमीन का स्थायित्व होता है वह कम हो जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें, यदि हम एथिल सब्स्टिट्यूटेड एमीन की बात करें तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होंगे और उसके बाद 3 डिग्री एमीन की क्षारकता होगी, उसके बाद होंगे 1 डिग्री एमीन की क्षारकता होगी, जबकि सबसे कम क्षारीय होंगे अमोनिया। दूसरी ओर यदि हम मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षारीय होंगे 2 डिग्री एमीन, उससे कम क्षारीय होगा 1 डिग्री एमीन तथा उसके बाद क्षारकता के क्रम में होगा 3 डिग्री एमीन और सबसे कम क्षारीय होंगे अमोनिया। तो इस तरह से हम देखें कि अमोनिया और एल्किल एमीन या एलिफेटिक जो एमीन्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो क्षारीयता का क्रम है वह एल्किल समूहों के आकार, उनके हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता तथा साथ ही साथ एल्किल समूहों के प्लस आई इफेक्ट, इन तीनों पर निर्भर करता है। इसके बाद हम अमोनिया की क्षारकता की तुलना एरोमेटिक एमीन तथा एरोमेटिक एवं एलिफेटिक एमीन इनकी क्षारकता की तुलना करेंगे।